वेलकम टू फिट प्रो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एथलीट के बारे में जिसको हो सकता है आप जानते भी नहीं हो, और वो इंडिया के बॉडी बिल्डिंग में सबसे बड़ा लीजेंड है। वो इंडिया की तरफ से पहला ऐसा एथलीट था जो मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई किया था। हो सकता है आप उनका नाम जानते भी नहीं हो, आपको ये भी नहीं पता होगा कि इंडिया की तरफ से पहली बार ओलंपिया में क्वालिफाई कौन किया होगा। और अभी तक वो इकलौते ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो ओलंपिया में ओपन डिवीज़न के अंदर क्वालिफाई किए थे। वही ओपन डिवीज़न जिसके अंदर आप रोनी कोलमैन, डोरिन एट्स, अर्नोल्ड जैसे एथलीट को देखते होंगे, उसके अंदर भी हमारे एक लीजेंड इंडिया के क्वालिफाई किए थे ओलंपिया के अंदर, और वो ओलंपिया के स्टेज पे गए भी थे और कम्पीट भी किए थे। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है वीडियो, और उससे ज़्यादा अमेजिंग है इनकी जर्नी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रेमचंद टेगरा के बारे में। हो सकता है बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग फैंस इनका नाम जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी इनको पहचान नहीं रहे होंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को उभारें और उन लोगों के बारे में बताएं कि ऐसी कंट्रीब्यूशन भी बॉडी बिल्डिंग के अंदर इंडिया ने दी है और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जानेंगे उनकी जर्नी क्या था, कैसे वो क्वालिफाई किए थे, क्या रहा उनका लाइफ में। प्रेमचंद टेगरा का जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1955 में, बट इनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन 1973 के बाद है। बेसिक स्टार्ट थोड़ा हम बता देते हैं कि ये बाबरी नंगल गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि पंजाब में है। और यंग एज से ही इनको काफ़ी ज़्यादा रेसलिंग, कुश्ती करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। फिजिकल स्पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे ये, और रेसलिंग में ये कंपटीशन भी खेले थे और उसमें जीते भी थे गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से। और वो कहते हैं कि वो 2000 उठक बैठक और 15 किलोमीटर रनिंग करते हैं। तो ये डेविड गॉगिन से पहले इतनी लंबी लंबी रनिंग करते थे। फिर इन्होंने 1975 में पंजाब पुलिस को ज्वाइन कर लिया, पर वो भी इन्होंने ज़्यादा दिन नहीं किया। 1984 में उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया क्योंकि इनको बॉडी बिल्डिंग करने का शौक़ था, और ये शौक़ उनको रेसलिंग करने से ही मिला था। इन्होंने काफ़ी कंपटीशन रेसलिंग में जीते हैं, पर उनके टीचर ने इनको रिकमेंड किया था कि वो बॉडी बिल्डिंग करे। फिर वो एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाते हैं जो कि पंजाब के अंदर ही हो रहा था, लोकल कंपटीशन, जिसको वो देखने जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ देखते नहीं हैं, उसमें कम्पीट कर लेते हैं। जब उनको बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना पोजिंग के बारे में पता था, कुछ भी नहीं पता था, वो बॉडी बिल्डिंग सिर्फ देखने गए थे। लेकिन वो अपने उसी ट्रैक सूट में चले जाते हैं उसमें कम्पीट करने के लिए, और जैसे जैसे लोग कर रहे थे वैसे वैसे बस कॉपी करते जाते हैं पोज को, और इन्हें कुछ भी पता नहीं होता उस टाइम तक बॉडी बिल्डिंग के। लेकिन जब शाम में रिजल्ट आता है तो ये पता चलता है कि वो इस कंपटीशन को जीत जाते हैं, और मिस्टर नॉर्थ इंडिया और पंजाब दोनों में फर्स्ट आ जाते हैं। फिर वो 1980 में नेशनल्स खेलते हैं और थर्ड आते हैं। फिर उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया बॉडी बिल्डिंग के बारे में कि एक्सरसाइज क्या होती है, रिकवरी क्या होती है, डाइट क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो ये अभी भी बताते हैं कि सारा खुद उन्होंने अभी तक जो भी उन्होंने ओलंपिया तक पहुँचे थे वो उन्होंने खुद से किया था, उनको कुछ भी आइडिया नहीं था उस टाइम तक। और ये बात एक तरह से सच भी हो सकती है, क्योंकि अर्नोल्ड जैसे एथलीट भी उस टाइम पे ये बोलते हैं कि वो सारे लोग सीख रहे थे उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे भी बॉडी बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी यूएस के अंदर। तो जब यूएस के एथलीट उस टाइम पे सीख रहे थे तो इंडिया के अंदर तो हालत क्या हुई होगी आपको पता ही है। अभी भी इंडिया के अंदर बॉडी बिल्डिंग स्ट्रगलिंग फेज़ में ही है। तो उस टाइम पर जाहिर सी बात है सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था। किस तरीके से उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन को जुटाया और अपनी बॉडी को डेवलप किया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए, खुद के लिए ही काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। चाहे वो उनको ट्रॉफीज़ मिले ना मिले, ओलंपिया में फर्स्ट आए ना आए, लेकिन उस टाइम पे इतना डेडिकेशन के साथ, इतनी रिसर्च करने के बाद इतनी अच्छी फिजिक बनाना, ये खुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे पास तो सब कुछ होने के बावजूद भी, इंटरनेट से लेके हर एक फैसिलिटी होने के बाद भी हम ग्रो नहीं कर पा रहे। तो आप सोचिए कि उस टाइम पे क्या हालत होती होगी। फिर वो 1983 से 1985 तक एशिया एमेच्योर चैम्पियनशिप IFBB मिडिल वेट में खेलते हैं, जिसमें वो फर्स्ट आते हैं। इनकी अचीवमेंट्स के बारे में अगर आपको बताएं तो ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, 8 बार एशियन, 9 बार नॉर्थ चैंपियन। फिर वो लगातार कंपटीशन खेलते गए और फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर 1988 में वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं, वर्ल्ड एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी, और वो क्वालिफाई कर जाते हैं और पहले इंसान बन जाते हैं इंडिया की तरफ से जो ओपन डिवीज़न में मिस्टर ओलंपिया को क्वालिफाई किया। पर उनका ये कहना है कि वो पहले ही क्वालिफाई कर जाते अगर IFBB पॉलिटिक्स नहीं करती उनके साथ, तो क्योंकि ये इंडिया से थे तो इनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती थी, प्रेफरेंस नहीं मिलते थे। और ये तो हम भी जानते हैं कि वो आज भी ऐसी फेडरेशन है जहाँ इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती रहती है। अभी आप लेटेस्ट में देख ले तो हार्डी शुपन, अभी भी कहा जाता है कि क्योंकि हार्डी शुपन ईरान से, इसलिए यूएस का कुछ अच्छा बनता नहीं है ईरान से, इसलिए हार्डी शुपन को नहीं जीतने दिया जाता है। तो ये तो कंट्रोवर्सी है जो चलती रहती है, इसका दोनों साइड है। तो आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। और सिर्फ बाहर की नहीं, इंडिया की फेडरेशन को भी यही बोलते हैं कि ये सारे के सारे सिर्फ बिजनेस का काम कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया की सबसे बड़ी फेडरेशन शेड्यूल क्लासिक पे कितने ही सवाल उठे हैं, कितना ही कहा जाता है कि अपने इंडिया के एथलीट को बाहर जीतने नहीं देते हैं जानबूझकर, ताकि इनकी मोनोपोली इंडिया में बनी रहे।
और हमारे इंडियन एथलीट बाहर में नहीं जीत पाते हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ इनके कंपटीशन में इंडिया के एथलीट कम्पीट करें। तो ये सारे एलिगेशन हमेशा से फेडरेशन के ऊपर लगते आए हैं बॉडी बिल्डिंग के, चाहे वो इंडियन हो या बाहर के हों। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन उनका ये कहना है कि सारे फेडरेशन को एक हो जाना चाहिए और इंडिया के अंदर, और उसके बाद एक अच्छा कॉम्पिटिशन स्टार्ट करना चाहिए जिसमें कोई भी बायस या कोई भी तरह की पॉलिटिक्स ना हो। तो ये तो उनका स्टेक है, आप क्या बोलते हैं इसके ऊपर ज़रूर बताइए। खैर हम आगे बढ़ते हैं। वो आखिरकार वो जीत जाते हैं अपना पहला प्रो कंपटीशन और बन जाते हैं चैम्पियन, मिस्टर यूनिवर्स टाइटल ले लेते हैं वो। 1976 में IFBB ने इसका नाम बदल के वर्ल्ड एमेच्योर कंपटीशन कर दिया था और वो कर लेते हैं डेब्यू ओलंपिया में 1989 और इनकी पोजीशन आती है 16th, मतलब लास्ट। चाहे जितने भी कंटेस्टेंट रहें 16 के बाद काउंटिंग नहीं होती है ओलंपिया के अंदर, आपको ही पता है। 16 के नीचे सारे को 16 के ही नंबर मिलते हैं, तो ये आते हैं सबसे लास्ट। लेकिन यहाँ सिर्फ लास्ट आने बात नहीं थी, बात ये थी कि इंडिया की तरफ से कोई इंसान ओलंपिया में डेब्यू कर गया, वो भी ओपन डिवीजन में, वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे गोल्डन एरा था, लोग एस्थेटिक सिमेट्री और उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी थे। उस टाइम पे इनकी फिनिशिंग आए या ना आए, लेकिन उस टाइम उनके साथ खड़ा होना ये अभी के टाइम पे ओलंपिया में टॉप 5 के अंदर आने के बराबर है। और उस टाइम के अगर आप लाइनअप के नाम सुनेंगे तो आप भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। ली हेनली वो उस कंपटीशन को जीत जाते हैं। ली हेनली कितना बड़ा नाम है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। ली लब्राडा, विनीस टेलर, रिच कैस्पर, मतलब लाइनअप ऐसा कि आप अगर आप बॉडी बिल्डिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप इस लाइनअप को तो सोचते हो कि कभी ड्रीम था इन लोगों को स्टेज पे देखना, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर इन लोगों के साथ कोई खड़ा हुआ था स्टेज पे और कम्पीट कर रहा था, तो आपको इनको भी जाननी चाहिए। ली हेनली का ये 6th टाइटल था। ट्रॉफी तो काफ़ी जीत चुके हैं ये ऐसे। अर्जुना अवार्ड 1986 मिस्टर इंडिया एशिया के लिए, फिर पद्म भूषण 1989 मिस्टर यूनिवर्स के लिए। और एक शॉकिंग फैक्ट भी है, जब ये 1988 में जब ये मिस्टर यूनिवर्स बने थे तो इनको अवार्ड 2003 में मिला था IFBB की तरफ से। और कुछ सोर्सेस से तो ये भी पता चला है कि IFBB ने इनको ऑफ़र किया था कि ये उनके तरफ से कम्पीट करें। जैसा कि हम सब जानते हैं उस टाइम के IFBB के चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा इनवाइट करते थे लोगों को ताकि वो उनकी कंट्री की तरफ से खेले, अच्छे लोगों को, और उन लोग की तरफ से खेलने वाले को प्रायोरिटी मिलती थी, प्लेसिंग अच्छी भी मिलती थी। तो आप फ्रैंको कोलंबो, अर्नोल्ड, इन लोगों की कंट्रोवर्सी तो सुने ही होंगे। नहीं तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ज़रूर, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या होता था उस टाइम पे IFBB के अंदर। तो ये बताते हैं कि इनको ऑफ़र मिला था उनकी तरफ से खेलने के लिए, और अगर ये उनकी तरफ से खेलेंगे, US की तरफ से खेलेंगे तो काफ़ी अच्छी प्लेसिंग मिलेगी इनको, स्पॉन्सरशिप मिलेगी और इनको हेल्प मिलेगी बॉडी बिल्डिंग के अंदर। लेकिन वो ये बताते हैं कि इन्होंने बिल्कुल ठुकरा दिया उस चीज़ को। अब बोलते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से ही खेलूंगा और इंडिया को ही रिप्रेजेंट करूंगा। सोचिए किसी को IFBB को ऑफर कर रहा हो, कोई सारी उस चीज़ को मना कर रहा है, जबकि इंडिया में उस टाइम क्या अभी भी पैसा नहीं है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, अभी भी लोग स्ट्रगल करते हैं अपने डाइट, अपने सोर्सेज के लिए। तो उस टाइम पर ये उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं जिस टाइम पर IFBB इनको सामने से ऑफर कर रहा था कि ये करेंगे इनकी हेल्प और इनकी प्लेसिंग से लेके हर चीज़ इनकी करियर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उस टाइम पे ये मना कर देते हैं क्योंकि इनको इंडिया को रिप्रेजेंट करना था उसके अंदर। तो और कोई होता तो हो सकता है कनाडा जाके कम्पीट करने लगता, जैसे कि आप कुछ नाम को जानते होंगे जो इंडिया छोड़ के कनाडा जाके कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल तो कोई क्लब उनकी अच्छी मिली नहीं है, पर खैर वो भी अच्छा करे। तो इंडिया के अंदर तो फाइनेंशियली कोई हेल्प होती नहीं है, जब इनको मिल रही थी तभी इन्होंने ली भी नहीं और अभी भी नहीं हेल्प, अभी भी सिर्फ जीतने वाले को जूसर मिक्सर ये मिल के ही काम को ख़त्म कर दिया जाता है। खैर ये तो दूसरा टॉपिक है। वैसे एक एथलीट को तो इसके अलावा और भी बहुत सारी नीड होते हैं, इनको रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अवार्ड से तो काम चलता नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। इन्होंने भी वैसे ही किया, वो अपनी एक जिम चलाने लगे वर्ल्ड 88 के नाम से पंजाब में, और अपनी सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से लाने लगे। वैसे मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई करने के बाद ही 1990 और 1991 में मिस्टर एशिया रहे, उसमें फर्स्ट आए। फिर 1992 में ये नायग्रा फॉल IFBB में 18th पोजीशन आई इनकी। लास्ट खेले ये 1996 में एशिया चैम्पियनशिप, उसमें ये फर्स्ट आते हैं और रिटायरमेंट ले लेते हैं ये। तो जहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने प्रोफेशन जल्दी वहीं जाके ये ख़त्म भी किया, और ये अभी भी कंट्रीब्यूशन दे ही रहे हैं इंडियन बॉडी बिल्डिंग के अंदर, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। और उस टाइम की फ़िज़िक इनकी अगर आप देखेंगे तो वीडियोस के ज़रिए कुछ बहुत रेयर फुटेज हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्लरी टाइप सी है। कंडीशनिंग कैसी होती आनी चाहिए स्टेज के, उस टाइम पे इनको नॉलेज था, तो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं आज के यंगस्टर्स इनसे। और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा देख के कि इंडिया की तरफ से भी कोई इतनी मेहनत करता था, लेकिन भले ही उनको रिज़ल्ट नहीं मिले, लेकिन उनको जो डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट, जो डिज़र्व करते हैं वो हाईलाइट, और जो डिज़र्व करते हैं अब वो सोशल मीडिया पे उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। तो हमारे ज़रिए एक कोशिश रहेगी ज़रूर कि लोगों तक ये बात जाए कि प्रेमचंद डेगरा कौन है, और हमें इनसे सीखना चाहिए। और भी अमेजिंग कहानियाँ आएगी हमारे चैनल के ऊपर बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
इंडियन बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करें। थैंक यू।